नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर? और आप लोग बस निरंतर मेहनत करते रहिए। चलिए, इस वैद्युत रसायन में सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत सूक्ष्म परिभाषा पूछना चाहते हैं, जिसका नाम है विद्युत चालक। दूसरा बेटा परिभाषा पूछेंगे भाई कुचालक के बारे में, और हमें इसके अंदर जो पढ़ना होता है वह अध्ययन करना होता है विद्युत चालक का। किसका अध्ययन करना होगा? विद्युत चालक का। तो हेडिंग है हमारी, पहली हेडिंग है विद्युत चालक। तो अब आपसे हम पूछना चाहेंगे भाई बताओ कि विद्युत चालक किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे सर ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है क्या कहलाएंगे? विद्युत चालक। जैसे धातुएं, लोहा, कॉपर, चांदी आदि। उसके बाद और किसमें धारा प्रवाहित कर सकते हो? आप बोलो सर अम्ल, क्षार एवं लवण के जलीय विलयन में। आप नमक ले लीजिए, नमक के क्रिस्टल में धारा प्रवाहित करोगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। लेकिन बेटा हम नमक को जल के अंदर डाल देंगे तो उसके आयन मुक्त हो जाते हैं और धारा प्रवाहित हो जाती है। क्लियर? तो हमने क्या बताया? आप बेटा अम्ल, क्षार एवं लवण का जलीय विलयन, इनमें धारा प्रवाहित कर सकते हो। उसके बाद धातुएं जैसे आपका कॉपर हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुई आदि के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो? धारा प्रवाहित कर सकते हो। तो यानी मैंने क्या बताया विद्युत धारा के, विद्युत चालक के बारे में? आप बोलोगे सर ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और मैं पूछे बेटा कुचालक किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे सर ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित ही नहीं हो। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाएंगे? कुचालक। क्या कहलाएंगे? कुचालक। जैसे कांच, उसके बाद आपका रबड़, प्लास्टिक, शुष्क बर्फ। क्लियर? तो इनमें बेटा धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तो चलते हैं बेटा, लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत चालक के बारे में। विद्युत चालक में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है। धारा प्रवाहित हो सकती है क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत चालक कहलाते हैं। क्लियर? उदाहरण में बेटा जैसे धातुओं में जैसे आपका यहां से हुआ लोहा, कॉपर, चांदी आदि एवं अम्ल, क्षार एवं लवण के जलीय विलयन। इनके अंदर बेटा क्या हो सकता है? धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा बेटा किसकी? कुचालक की। तो सेकंड बेटा परिभाषा क्या है हमारी? कुचालक अर्थात बेटा आप बोलोगे ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। परिभाषा इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाते हैं।
जैसे जैसे हमारा बेटा क्या है, जैसे कांच, जैसे कांच, कॉमा प्लास्टिक, कॉमा जो हमारा जल होता है पर कौन सा वाला, शुद्ध जल, क्लियर। और उसके बाद हमारा यहां पर रबड़ आदि। तो ये बेटा हमें पहले परिभाषा पता होनी चाहिए कि भैया चालक किसे बोलोगे, कुचालक किसे बोलोगे। और हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे वो अध्ययन किसका करेंगे, वह अध्ययन बेटा हम लोग करेंगे विद्युत चालक का। हम लोग अध्ययन किसका नहीं करेंगे, कुचालक का, क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक के प्रकार। तो नोट करिए बेटा, इसको पहले नोट करिए। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक के प्रकार। किसे कहते भैया, कितने प्रकार से बांटा गया, देखो आवेश वाहक के आधार पर, आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर हम बेटा चालक को कितने प्रकार से बांटेंगे, दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो यहां पर हमने बेटा जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर बांट रहे हैं, आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर चालक पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से। नंबर एक, पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धात्विक चालक, धात्विक चालक। और दूसरा है हमारा विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा हमारा कौन है, विद्युत अपघटनी चालक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक चालक की कि भाई धात्विक चालक किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि वे चालक पदार्थ जिनमें कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना उनके इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे, धात्विक चालक। क्योंकि धातुओं के अंदर कौन उपस्थित होता है, धातुओं के अंदर उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। तो आवेश वाहक का काम कौन करेगा, यहां पर धात्विक चालक में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या बताया, आप बताओगे, बोलोगे कि वे चालक पदार्थ जिनमें कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक। जैसे आप लोग बेटा कोई भी धातु ले लीजिए और वो कोई भी धातु, तो वो क्या करेगी, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे, उस धातु के अंदर गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर अगर गति करना शुरू कर दिए तो उसके कारण जो उत्पन्न धारा होगी वही क्या कहलाएगी, धात्विक चालक। तो परिभाषा लिखेंगे ऐसे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं। ऐसे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या कहलाएंगे, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण में जैसे यहां पर बेटा धातुएं
धातुएं, धातुओं में जैसे आपका लोहा, कॉपर, चांदी आदि। उसके बाद बेटा अधातु में, अधातु में भी यहां पर एक है, वह कौन है हमारा ग्रेफाइट। अधातु में कौन है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट बेटा यहां पर क्या होता है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा चालन होता है, उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट कहां मिलेगा, आप लोग जो कच्ची पेंसिल है बेटा, कच्ची पेंसिल के अंदर जो कार्बन भरा होता है वो किसका होता है, किसी ग्रेफाइट का होता है। क्लियर। और यह किसका अपर रूप होता है, यह कार्बन का अपर रूप होता है। तो कार्बन का अपर रूप है, तो मैं आपसे पूछे भाई कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो हीरा होता है, दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फुलेरिन। फुलेरिन, फुलेरिन, ठीक है। तो यहां पर बेटा कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं। क्लियर। लेकिन अधातुओं में ये बेटा जो हमारा ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा धारा का चालन होता है। तो हमने बेटा पहला लिखा धात्विक चालक मतलब धातुओं में चालन, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। तो मैं आपसे पूछे भाई इसमें आवेश वाहक कौन है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो आवेश वाहक का काम करते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं वो कौन करते हैं धातुओं में, आप बोलोगे सर यहां पर इलेक्ट्रॉन। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना बेटा धातुओं में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है नंबर दूसरा विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक किसे कहेंगे, यानी विद्युत में क्या होंगे, अपघट्य का मतलब वो टूटेंगे। एक होता है अपघट्य और एक होता है अनअपघट्य। अपघट्य किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में अपने आयनों में टूट जाएं। ऐसे पदार्थ जो जली विलयन के अंदर जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाएं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपघट्य। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य। और अनपघट्य किसे कहेंगे, जो पदार्थ आप जल के अंदर डालो और वह अपने आयनों में नहीं टूटे तो उन्हें बोलेंगे अनअपघट्य। तो यहां पर बेटा अपघट्य, अपघट्य का मतलब आप जो ऐसे पदार्थ जिनको जल के अंदर डालोगे और जल के अंदर डालने पर वह अपने आयनों में टूट जाएं और उनके आयनों द्वारा धारा को प्रवाहित किया जा सके, उनके आयनों द्वारा धारा को क्या किया जा सके, प्रवाहित किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। तो ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में या गलित अवस्था में मुक्त आयनों द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। क्या बताया, जैसे आप नमक है, नमक का क्रिस्टल लीजिए, जल के अंदर डाल देंगे और नमक का क्रिस्टल जैसे जल के अंदर डाला तो वह अपने आयनों में टूटेगा, Na धनायन और Cl ऋणायन। और जैसे अपने बेटा आयनों में टूटा तो उसके आयनों द्वारा जो धारा का चालन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में मुक्त आयनों द्वारा धारा का
प्रवाह करते हैं विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इसमें जो आवेश वाहक का काम करेगा वो कौन करेगा? आयन। इसमें जो आवेश वाहक का काम करेगा, आवेश वाहक का काम कौन करेगा? आयन करेगा। अब बात करेंगे, इस वैद्युत अपघटनी चालक को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक प्रबल वैद्युत अपघट्य, नंबर दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब प्रबल और दुर्बल का मतलब यहां पर देखो, प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब यहां पर समझेंगे। किसे कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और किसे कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ या वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ बेटा क्या कहलाएंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक में कम आयनित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्लियर? तो बेटा यहां से मैं इधर लिख दे रहा हूं इसकी कहानी को, यहां पर इधर समझा दे रहा हूं। तो समझेंगे जलीय विलयन के आधार पर, जलीय विलयन के आधार पर किसको? विद्युत अपघटनी चालक को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक पहला बेटा कौन सा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य। और प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में बताया कि वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण में समझते हैं। इसका जो उदाहरण जैसे बेटा इसका उदाहरण है NaCl। आप NaCl का क्रिस्टल जब जल के अंदर डालोगे, ये लगभग में पूर्णतः कैसा हो जाएगा? आयनित। KCl, उसके बाद आपका NaOH, जल में डालोगे Na धनायन OH डायन। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये क्या होगा? ये हमारे कौन से हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है? वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक में कैसे होते हैं? कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, क्या कहलाएंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो अगली हेडिंग है बेटा, इसमें दूसरा नंबर है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में लिखेंगे वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन
में या ध्रुवीय विलायक में कम आयनित होते हैं क्या कहलाएंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण बेटा हमारा जैसे एसिटिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, उसके बाद हमारा NH4OH। तो ये बेटा हमारे सबके सब कौन से वाले हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे हम बेटा जल के अंदर NH4OH को डालोगे तो ये टूट जाएगा NH4 प्लस OH ऋणायन। लेकिन बेटा यहां से देखा जाए कि ये NH4 भी टूट जाएगा NH3 प्लस HN के अंदर। लेकिन ये जलीय विलयन के अंदर टूटा किसमें? NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन। ये वाला भाग बेटा नहीं आयनित होता है, अर्थात कम आयनित है। तो इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इनकी कहानी हमें जरूरत पड़ेगी कोलराउस के नियम में। तो क्या समझाया? धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का चालन होता है, धारा प्रवाहित होती है, धात्विक चालक। और विद्युत अपघटनी चालक में मैंने बताया इसके अंदर जो पदार्थ है उनको बेटा क्या किया जाएगा? गलाया जाएगा या जलीय विलयन में उनके आयनों को मुक्त किया जाएगा। मुक्त आयनों के द्वारा जो धारा का चालन होता है विद्युत अपघटनी चालक। लेकिन जलीय विलयन के आधार पर इनको कितने प्रकार से बांटा है? दो, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जिन्हें आप जल के अंदर डालोगे और पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, जैसे नमक है, कास्टिक सोडा है, आपका HCl है, KCl है। इनको जल के अंदर डालोगे ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऐसे पदार्थ हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य और जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाएंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे कार्बनिक अम्ल है, उसके बाद हमारा बेटा NH4OH हुआ। क्लियर? तो इस टॉपिक को बेटा आप लोग नोट करिए। इसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं अगली हेडिंग की ओर। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग अब अगली हेडिंग को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। तो किसे कहते हैं विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व? समझो। सबसे पहले बेटा हम क्या बताएंगे आप लोगों को? एक पात्र लेंगे और इस पात्र के अंदर जल भर देंगे क्योंकि जलीय विलयन बनाना है। और यहां पर जल भरने के बाद आप इसके अंदर विद्युत अपघट्य डालेंगे। इसके अंदर कोई भी क्या डालेंगे? अपघट्य। अपघट्य का मतलब जैसे आप बेटा NaCl, KCl वगैरह कुछ भी डाल दीजिए। लेकिन आप लोगों को NaCl मतलब नमक के बारे में ज्यादा पता है, तो यहां पर हम नमक ले रहे हैं। जैसे ही आप इस नमक को इस जल के अंदर डालोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ये क्या होगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। और आयन में टूटेगा तो फिर बेटा इसमें हम किसको प्रवाहित कर सकते हैं? आप बोलो सर इसके अंदर, तो फिर धारा प्रवाहित कर सकते हो। आयनों के द्वारा फिर हम किसको प्रवाहित कर सकते हैं? धारा। और धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? विलयन का चालकत्व। क्या बोलेंगे? विलयन का चालकत्व। तो परिभाषा हमने क्या बताई? परिभाषा सुनिए। परिभाषा है किसी वैद्युत अपघट्य के, कोई भी वैद्युत अपघट्य ले लेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन का क्या कहलाती है? चालकत्व कहलाती है। उस विलयन का क्या कहलाती है? चालकत्व। और इसे हम किससे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं C से। इसे हम किससे लिखेंगे? C से लिखते हैं। और यह चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय
जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन का चालकत्व कहलाती है। विलयन का चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात C बराबर 1/R, क्योंकि R यहां पर ओम के नियम में, हमने आप लोगों को बेटा ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में बेटा ओम का नियम पढ़ाया था। तो ओम के नियम में बताया था, ओम के नियम से क्या होता है? B बराबर होता है I इंटू में R, और R यहां क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक। तो जब ये बेटा कांस्टेंट है तो यहां पर हम बेटा व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह नहीं बनाते, इसलिए बेटा C बराबर 1/R। तो यहां से आप बेटा किसका मान निकाल सकते हो? आप बोले सर यहां से हम R का मान यहां से निकाल के यहां पर पुट कर देंगे। I गुणा में दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा? भाग में। तो R की जगह लगाओगे B/I। तो R की जगह बेटा किसको लगाओगे? R की जगह लगाओगे B/I। I को ऊपर भेज दो तो C बराबर I/ क्या हो जाएगा? B। C बराबर क्या हो जाएगा? I/B। तो यहां पर हमने क्या लिखा? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उस विलयन का चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, और यह चालकत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? C बराबर 1/R। C बराबर यहां पर हो जाएगा I/B, क्योंकि R की जगह हम लगाएंगे B/I। क्लियर? अब मैं बात करेंगे इसके मात्रक की, बात करेंगे इसके मात्रक की। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जब इसे ऊपर ले जाओगे तो बेटा कुछ नहीं, इसकी पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं मोह। इसी को क्या बोलते हैं? मोह। क्लियर? और इसका एक अन्य बेटा और मात्रक होता है, इसका जो SI मात्रक एक और होता है जिसे हम बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं? सीमेंस। क्लियर? तो ये कहानी बेटा किसकी हो गई? मात्रक की। आपको जब न्यूमेरिकल्स दे रखा होगा तो उसके पीछे, यहां पर मान के पीछे ओम इनवर्स लिखा हो सकता है, मोह लिखा हो सकता है, या सीमेंस लिखा हो सकता है। क्लियर? अब मैं बात करेंगे, मान लिया कि इसके बीच में जो यहां पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है? 1 वोल्ट। अर्थात V बराबर बेटा कितना है? 1 वोल्ट। मैंने मान लिया यदि V बराबर 1 वोल्ट लगा दिया जाए, कितना लगा दिया जाए? 1 वोल्ट। तो आप बोले सर B की जगह हम 1 वोल्ट लगाएंगे तो C बराबर किसके हो जाएगा? I के। C बराबर किसके हो जाएगा? I के। तो आप बोलोगे सर किसी विलयन का जो चालकत्व है उस विलयन में प्रवाहित धारा के समान होता है, जो इलेक्ट्रोडों के मध्य कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है? जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है। क्या बताया? आप बोलोगे कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर जो यहां पर विलयन का चालकत्व है, किसी विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित धारा के कैसा होता है? समान हो जाता है। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे किसी विलयन का
चालकत्व, किसी विलेन का चालकत्व उस विलेन में प्रवाहित धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो किसी विलेन का चालकत्व उसमें प्रवाहित धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्लियर? नोट करिए इसको। उसके बाद अगली हेडिंग को पढ़ने वाले हैं, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। वहां पर विलेन का चालकत्व था, यहां पर विशिष्ट चालकत्व है। बोर्ड एग्जाम में बेटा यह प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है इसकी, यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, पूछे जाने की संभावना भी है। क्या है विशिष्ट चालकत्व या चालकता? तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यह हमारा रो क्या है, यह रो हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध, और इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं भैया विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या परिभाषा दोगे, बोलोगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्लियर? चलिए तो लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा बेटा, एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जाएंगे फिजिक्स की ओर। ये बेटा विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आया, यह विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आया? तो सबसे पहले यहां पर बेटा आप लोग ध्यान रखना है कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वह किन किन पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करेगा? नंबर 1, जो चालक तार का प्रतिरोध है वह समानुपाती होता उसकी लंबाई के, यानी जितना लंबा तार होगा उसके अंदर बेटा प्रतिरोध भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरा, अगर हम उस तार का क्षेत्रफल बढ़ा दें, मान लिया आप लोग बेटा यहां पर, मैंने मान लिया आप लोगों के गांव में एक गली है और उसके अंदर मान लिया, समझो यहां से, यह एक गली है, लंबी है, लेकिन ये बेटा है कैसी, पतली है। कैसी है, पतली है, जिसकी लंबाई बेटा मैंने मान ली L है। यह गली हमारी पतली है और इसके अंदर ये बेटा मेला लगा हुआ है, यानी इसके अंदर क्या लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। तो भाई यहां पर साफ बात है भीड़ है, लेकिन गली पतली है। और आप यहां पर इस सिरे पर खड़े हुए हो और इस सिरे से और इस सिरे पर जाना है, तो आप बेटा कैसे निकलोगे? भाई गली पतली है, भीड़ ज्यादा है, तो आप एक दूसरे को इधर, कभी इधर धक्का मारोगे, कभी उधर धक्का मुक्की करते हुए तब आप इस सिरे तक पहुंच पाओगे। तो आपसे पूछा जाए कि भैया आपको यहां से और यहां तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो आप बोलोगे अरे सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रही,
बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से हमें थोड़ा सा आने में समस्या उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि भैया आपके बीच में रुकावट कैसी हुई? ज्यादा। तो तार हमारा लंबा है, पतला है, तो उसके अंदर प्रतिरोध कैसा होगा? ज्यादा। तो ठीक, तो फिर बेटा फिर क्या किया गया कि भाई इस गली को तुड़वाया गया और अब इस गली को क्या बना दिया गया? चौड़ा कर दिया गया। चौड़ाई का मतलब उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। तो अब बेटा आप लोग बोलोगे अब आपको इस गली में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बाहर निकाला जाए तो आप बोलोगे अब सर आसानी से इसके अंदर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गली पतली थी तो भाई निकलने में थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन जब उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया तो अब निकलने में बेटा क्या हो गई? आसानी हो गई। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घटा, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट गया, और अगर क्षेत्रफल बेटा घटाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब यह किसके व्युत्क्रमानुपाती है? उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 की तुलना करो। तो भैया जब तुलना करेंगे तो एक बात बताओ, अगर हम कॉपी की तुलना कॉपी से करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? कलम मिलेगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कॉपी की तुलना जब कॉपी से करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपी ही मिलेगी। तो भैया ऐसे ही आर की तुलना जब आर से करोगे भैया आर ही मिलेगा। इस चिन्ह के बीच में तुलना करोगे यह चिन्ह मिलेगा। और यहां पर देखो जब कॉपी की तुलना आपने पेन से करना शुरू कर दी तो क्या मिलेगा आपको? भैया कॉपी और पेन दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर एल और बट्टे नीचे कौन हो जाएगा? ए। उसके बाद आप बोलो सर ये समानुपाती का चिन्ह हटाओ और एक नेतांक लेकर आओ। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे और एक कांस्टेंट एक नेतांक लेकर आए रो, उसके बाद एल अपॉन ए। क्लियर? तो यहां से यही रो हमारा क्या है? आप बोलोगे सर यही तो विशिष्ट प्रतिरोध है। यही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्लियर? तो अब आप बोलोगे कि सर हम एक चीज सीख गए कि यहां से इस रो का मान निकालो और बहुत जल्दी यहां पर आप पुट कर दो। ठीक है, देखिए रो का मान निकालना है तो भैया ये एल गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में पहुंच जाएगा। ए भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, और बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा रो के। तो लगाओ इस रो का मान, तो कप्पा बराबर 1/रो की जगह लगाओगे आर ए अपॉन एल। इस एल को ऊपर भेज दो तो कप्पा बराबर हो जाएगा L/R इंटू में ए। क्लियर? कप्पा बराबर L/R इंटू में ए। लेकिन अभी आप लोग पढ़ के आए हो किसके अंदर? विलयन के चालकत्व के अंदर, कि भैया जो विलयन का चालकत्व होता है वह प्रतिरोध के तो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी C बराबर 1/R। तो देखो यहां पर एक और बट्टे में बेटा कौन? 1/R। तो आप बोलोगे सर ये 1/R, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं? 1/R की जगह हम लिख सकते हैं C को। तो एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा, कप्पा बराबर 1/R की जगह C, उसके बाद L अपॉन A। क्लियर? तो यहां पर बेटा ये कहानी किसकी हो गई? यह बेटा इस विशिष्ट चालकत्व के फॉर्मूले की। अभी तो सिर्फ किसकी हुई है? फॉर्मूले की, कि भैया कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। क्लियर? अब थोड़ी सी कहानी को और बदला जाए, और कहानी बेटा थोड़ी सी इसके अंदर अब ट्विस्ट लेकर आते हैं। कि माना यदि जो चालक है, जो आपने चालक लिया है, जो आपने ये चालक लिया है, इसकी लंबाई बेटा आपने 1 सेंटीमीटर ली। लंबाई कितनी ली? 1 सेंटीमीटर। आपने जो इसका जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल लिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। तो आप बोलोगे सर हम यहां पर L की जगह भी 1 लगाएंगे और A की जगह भी 1 लगाएंगे, तो कहानी ये होगी कि 1/1 और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वही संख्या रहती है। तो यहां पर कप्पा
बराबर हो जाएगा सी के। किसके बराबर हो जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा सी के। तो अब यहां से परिभाषा फिर एक और बनेगी, और वो परिभाषा क्या दोगे? किसी चालक की, जो देखो 1 सेंटीमीटर लंबा, यानी जो चालक है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर लंबा है, तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जो विलयन का चालकत्व है, उस विलयन चालकत्व को ही हम क्या बोल देंगे? उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन का चालकत्व, विलयन का चालकत्व, उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। क्लियर? उसके बाद अब बात करेंगे इसके मात्रक की। तो मात्रक बेटा चाहे यहां से कैसे निकाल लो, तो कप्पा बराबर बेटा पता है L बट्टे R इंटू में A। लंबाई का मात्रक बेटा क्या लगाओगे? सेंटीमीटर बट्टे प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इस सेंटीमीटर से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पर ये पावर प्लस की, ये भी प्लस की, जब दोनों ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एक मात्रक, या दूसरा मात्रक ओम की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं? मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या तीसरा बेटा इसका हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कोई भी आपसे विकल्प के अंदर बेटा पूछ सकता है इसके अंदर मात्रक की कहानी। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद आगे चल रहे टॉपिक की ओर, नोट करिएगा। इसके बाद अगले हेडिंग पढ़ने वाले बेटा सेल नियतांक। सेल नियतांक की क्या है परिभाषा, समझो। अभी बेटा हम लोग सूत्र पढ़ के आए, कप्पा बराबर CL अपॉन A। कप्पा बराबर क्या पढ़ के आए हैं? CL अपॉन A। इस CL अपॉन A में जो L अपॉन A है वही क्या कहलाता है? सेल नियतांक। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? सूत्र कप्पा बराबर CL अपॉन A में L अपॉन A क्या कहलाता है? सेल नियतांक कहलाता है। इसका मान प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। इसका मान प्रत्येक सेल के लिए कैसा होता है? निश्चित होता है। तो यहां पर कप्पा बराबर हो जाएगा C और L अपॉन A बेटा ये क्या बन जाएगा? सेल नियतांक। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला। लेकिन अब ध्यान रखना, कप्पा बराबर एक फॉर्मूला था बेटा 1 अपॉन रो, दूसरा कप्पा बराबर 1 अपॉन, दूसरा था L अपॉन R इंटू में A, और तीसरा फॉर्मूला ये बेटा। क्लियर? यह किससे संबंधित है? कप्पा संबंधित। अब यहां पर C बराबर क्या है? C बराबर होता है 1 अपॉन R। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं I अपॉन B। क्लियर? तो ये बेटा हमारा किससे संबंध में फॉर्मूला है? यह फॉर्मूला हमारा किससे संबंध में है? यह विलयन के चालकत्व से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं तो बेटा यहां पर हमें सोचना होगा कि मान किसका दे रखा और कहां पर क्वेश्चन को हमें पूछा जाता है। ठीक है, नोट करिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास
पसंद आ रही होगी, अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही है तो लगातार मेहनत करते रहिए और ये परिवार को थोड़ा और बड़ा परिवार बनाने की कृपा करें। क्लियर? तो हम अपनी क्लास को अब यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।